घंटे का रास्ता, लेकिन 3 घंटे लगे। एक बार जोर से सब ताली बजाएंगे। बोलो भारत माता की जय। भारत माता की जय। ऐसे में सरस्वती वंदना चला देते तो अच्छा रहता। नहीं, सरस्वती वंदना गाएंगे वो। चलिए हाँ, इसके साथ साथ हम बोल शुरू कर सकते हैं। तस्वीर मैडम ये छावनी से वंशिका शामली की तो और भी घंटे लोग चले। बहुत सारे हैं सभी। ये ऊर्जा पुंज तो भाई साहब ही है। भैया थोड़ा सा भैया आइए सब एक एक दो दो करके आ जाओ भैया। सभी लोग थोड़ा थोड़ा आके फोटो करा लो। हम लोग साइड हो जाते हैं, जितनी रह गई है वो करा लो। आओ जरा जाओ। मुझे तो रोज ही होती है। चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किसी प्रोग्राम की बात हो या हमने किसी वर्चुअल सेशन में पॉलिटिक्स पर कभी फोकस नहीं किया, और यही एक वजह है कि अब तक डिफरेंट समाज के अलग अलग वर्गों से प्रतिष्ठित लोगों को सम्मान कर देती है, और राष्ट्रीय एकता सम्मान जो है, जो पूरे देश के ऐसी प्रतिभाएं जो अलग अलग फील्ड में हैं, आज उनके सम्मान का दिवस है। क्या कहना चाहेंगे आप? मानव कल्याण सोसाइटी के इस तीसरे वार्षिकोत्सव में पधारे सभी का मैं स्वागत करता हूं, और मुझे भी आज पहली बार इस कार्यक्रम में आने का अवसर प्राप्त हुआ। जैसा कि डॉक्टर रवि जी अभी बोल रहे थे मंच से कि ये मानव कल्याण सोसाइटी विविध प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से समाज के बीच में काम कर रही है। कला, संस्कृति, साहित्य और देश की एकता और अखंडता के लिए इनका बड़ा काम है। मैं इनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहे, उनका संगठन आगे बढ़ता रहे, और इसी प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल का फोटो सबसे ऊपर है, और राष्ट्रीय एकता सम्मान की बात हो रही है, जिन्होंने पूरे देश को जोड़ा, रियासतों को एक कर दिया और भारत को एक बनाया। ऐसी मानव कल्याण सोसाइटी की जो थीम है वो भी पूरे राष्ट्र से ऐसे ऐसे लोगों को इकट्ठा कर रही है, और एनजीओ है, बहुत सारी ब्रांचेज हैं। क्या इनको संदेश देना चाहेंगे आप कि कैसे कैसे ये प्रगति करें, और कुछ संदेश हो ऐसा जिससे ये भी आगे बढ़े, इनके लिए कोई आपकी तरफ से राय हो? समाज को साथ लेकर के उनके बीच में काम करें। जब ये काम करेंगे काम दिखाई देता है। और आपने कहा ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिन्होंने देश की सैकड़ों रियासतों को मिला करके देश को एकता के सूत्र में बांधा, उन्हीं का संदेश हम लेकर के समाज के बीच में काम करें, देश की एकता और अखंडता को मजबूत करें, और समाज के बीच में विविध प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी पहचान खड़ी करें। ये ललिता जी, आपने बहुत सारे प्रोग्राम की भी बात हुई, अलग अलग फील्ड से लोग हैं, वो चाहे पीएमओ से रिलेटेड हैं, जैसे खड़े हुए हैं सर हमारे साथ, अलग अलग जगह से सेवानिवृत्त लोग हैं, एचओडीज हैं, डॉक्टर्स हैं, तरह तरह के, मतलब आप वैरायटी बहुत है, और खेल जगत से जुड़े हुए, कला जगत से जुड़े हुए। थोड़ा सा बताइए कि क्या अब योजना है आपकी मानव कल्याण सोसाइटी की, और आगे का क्या प्लान है कि आने वाले 1 वर्ष के अंदर मंत्री जी को फिर कैसे बुलाएंगे, कहाँ किस तरह से आप करेंगे? अगर कोई योजना है तो रखिए। हमारी ये योजना होती है कि हमने सिर्फ एक चीज़ का रखा है कि मानव का कल्याण हो, वो किसी भी फील्ड में हो, कैसे भी हो। हमने अपने आप को बांधा नहीं है कि भाई हम अगर ज़रूरत किसी भी को किसी भी तरह की हो सकती है। जैसे हमने आज राष्ट्रीय एकता का रखा है, क्योंकि हमने उनसे, हमारे वो आदर्श हैं, उन्होंने राष्ट्र को जोड़ा है, हम इंसान को जोड़ना चाहते हैं, हम मानव को जोड़ना चाहते हैं। और जब मानव आपस में जुड़ेंगे तो उनका कल्याण जुड़ेगा, और उस कल्याण के लिए ही आज हमने बहुत हमारे भारत से बहुत अलग अलग स्टेट से लोग आए हुए हैं। अभी आपने सबका इंट्रोडक्शन भी सुना, सबको सुना भी है। तो हमारे यहाँ पर ये बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि इनका प्यार है, इनका सहयोग है, और ये मिलकर आगे कुछ करना चाहते हैं। और हम एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, और माननीय मंत्री जी का अगर हमें साथ रहा और ऐसे सानिध्य प्राप्त होता रहा तो एक दिन हम ऐसी बुलंदियों पर होंगे कि दुनिया जानेगी कि मानव कल्याण सोसाइटी क्या चीज़ है। मंत्री जी, यहाँ पर जो है, जो जैसे आप तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मिनिस्टर भी हैं, और यहाँ जो छोटे और लघु और कुटीर उद्योग की बात हो रही है, ऐसे लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं, उनको क्या संदेश देंगे? क्या रणनीति है सरकार की, किस तरह से उनको आगे बढ़ाएगी? और आप पार्लियामेंट अफेयर के भी जो हैं, तो अब संसद में क्या आएगा नया कुछ, अगर आपके
हो, अगर आप कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश का मंत्री हूँ और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर किया गया, चलने के लिए अच्छी सड़कें दी गई, बिजली की व्यवस्था को ठीक किया गया, कानून में संशोधन किया गया। तो उत्तर प्रदेश में जहाँ 2017 से पहले कोई उद्योग लगाना नहीं चाहता था, उद्योग को शिफ्ट किया जा रहा था। उत्तर प्रदेश में पहली इन्वेस्टर समिट 2018 में हुई, जिसमें 4,68,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए, उन पर काम हुआ। दूसरे फरवरी 11, 12, 13 फरवरी को लखनऊ के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया 2023 में। उस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा था। और आपको जानकर चिंता होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 35 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिन पे काम अभी चल रहा है। 13 लाख करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी दिसंबर के महीने में अभी तारीख तय नहीं है, होगी। तो ये बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में आज चारों तरफ खुशहाली का वातावरण है। लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और भारी उद्योग, सभी उद्योग लगाने के लिए लोग लालायित हैं उत्तर प्रदेश में। तो मंत्री जी, एक सवाल है आपसे भी और ललिता जी से भी, क्योंकि जो मानव कल्याण सोसाइटी है समाज से जुड़ी हुई है, आप सरकार के रिप्रेजेंटेटिव हैं और समाज कल्याण से जुड़ी हुई है। तो सवाल ये है कि हमारे प्रदेश में आप कहीं भी मॉल के पास चले जाएं, सड़कों पे चले जाएं, रेड लाइट्स पे चले जाएं, बहुत सारे बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं, जिन्हें दूसरे प्रदेशों से अपहरण करके लाया जाता है, किसी तरीके से लेके आया जाता है, वो भीख मांग रहे होते हैं। बच्चे जो हैं, डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, पिछले 10 साल से हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन ये बच्चे डेवलपमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा है देश के विकास को आगे ले जाने के लिए। चूँकि ये भीख मांगते रहते हैं और इनके साथ बहुत सारी घटनाएं भी होती हैं, इनके ऑर्गन्स को भी बेचा जाता है। तो मानव कल्याण सोसाइटी इसमें क्या कर रही है और प्रदेश सरकार इसमें किस तरह से उनकी मदद कर सकती है, इस पर कुछ आप दोनों ही प्रकाश डालिए। देखिए, ललिता जी के कहा अभी जो काम करने का तरीका है बहुत अच्छा है, और मैंने बहुत जानकारी की थी आने से पहले कि क्या करते हैं, क्योंकि करते में वैसे थोड़ी जाना जाता है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, उत्तर प्रदेश में जो इस तरह के बच्चे हैं, लावारिस बच्चे हैं, उनको ढूंढना, माँ बाप को सौंपना, 10,000 से अधिक बच्चे पिछले 5-6 साल में लापता बच्चों को माँ बाप को सौंपने का काम किया गया, और उनके लिए पढ़ाई का बेहतर वातावरण हो, अच्छा माहौल बने, इस पर हमारी सरकार काम कर रही है। और सरकार हर विषय पर, चाहे वो महिला कल्याण का हो, चाहे वो बच्चों का हो, चाहे वो हर क्षेत्र के अंदर सरकार अच्छे से काम कर रही है और अच्छे से काम करेगी। और हमारी एनजीओ में इसके ऊपर भी बहुत सारा काम कर रहे हैं, और उसके बारे में आपको हमारे ओपी व्यास जी बताएंगे, जो इसी पे बहुत काम करते हैं, और ये अपना पहले इंट्रोडक्शन देंगे और ये बताएंगे फिर। ओपी व्यास मेरा नाम है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता हूँ। पूर्व में मैं जॉइंट रजिस्ट्रार लो था नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में, जहाँ 27 वर्ष रहा मैंने अपने कार्यकाल में ये पाया कि ललिता जी के कारण जो है काफ़ी संवेदनशील मामले या बहुत ऐसे मामले जहाँ मानव अधिकारों का हनन हुआ है, तो उसमें परिवाद जो है काफ़ी प्राप्त हुए। और जिन को भी इनको पता लगता था, मान लीजिए दिल्ली से बाहर के हैं, दूसरे प्रदेशों में हैं, ये उनको गाइड करती थी। वो आकर के अपना परिवार जो है वो वहाँ पे अपना सबमिट करते थे, और काफ़ी लोगों को उसमें रिलीफ भी मिला है। तो निश्चित रूप से यदि मानव अधिकारों के साथ में जोड़ करके और मानव की जो संवेदनाएं हैं उनका यदि ध्यान रखते हुए इन्होंने जिस तरह से अपने एनजीओ से पहल की है, सराहनीय है। एक सवाल और हो गया बस। एक सवाल और है ललिता जी से, कि जब इंट्रोडक्शन हो रहा था तो आपने कहा था कि शिक्षा का अधिकार और मेडिकल से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड, लीगल रिप्रेजेंटेशन, जो निचला तबका है जिनके पास इतना ज्ञान नहीं है कि वो किसी पोर्टल तक कैसे पहुँचे, जो अच्छे लोग हैं उन तक कैसे पहुँचे, तो जो मजदूर तबका है उसको उन तक पहुँचने के लिए, उनको अपने से जोड़ने के लिए आप क्या कर रहे हैं? कहने के लिए डिजिटल इंडिया है, बट लोग आजकल मोबाइल पे, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे बिजी रहते हैं, उनको ये नहीं पता चलता है कि सही जगह पर कैसे पहुँचा जाए, उनको कैसे जोड़ा जाए। उस पर आप क्या काम कर रही हैं? कैसे हम लोग जगह जगह ना अवेयरनेस कैंप्स लगाते हैं। जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आती हैं
जो बच्चे जिनकी पढ़ाई छूट गई है, हमारे साथ बहुत सारे नीचे लोग बैठे हुए हैं जो एजुकेशन मिनिस्ट्री से हैं, वो लोग हमारे साथ जुड़कर जो काम गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उनको हम इम्प्लीमेंटेशन में काम करते हैं। अगर कहीं पर हमें अवेयरनेस की ज़रूरत होती है तो अवेयरनेस कैंप लगाते हैं, और बहुत सी जगह हम जन सुविधा केंद्र वाले लोगों को अपने साथ जोड़ रखा है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए भी हैं जिन्होंने जन सुविधा केंद्र हैं, तो वहाँ से हम उनके अगर जो भी ज़रूरतें हैं, उनके कार्ड्स बनवाने हो या कोई भी हो, फॉर्म भरवाना हो, क्योंकि हर आदमी एजुकेटेड नहीं है। जो पहले लोग हैं वो जल्दी से मोबाइल से इतना फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो हमने जन सुविधा केंद्र वालों को अपने साथ जोड़ा हुआ है और वो हमारे साथ जुड़ते हैं। हम उनके साथ कैंप ऑर्गेनाइज कराते हैं, उनकी जो भी ज़रूरतें होती हैं उनको हम वहाँ से फुलफ़िल करा देते हैं। इस पर एक सवाल और बनता है, आपने कहा कि डॉक्यूमेंटेशन कराया जाता है, तो बहुत सारे ऐसे कैंप्स होते हैं, इनमें आधार कार्ड सेंटर भी एक ऐसी जगह है जो ठेकों पे चलते हैं बहुत जगह पर। हाँ जी, वहाँ पर ये देखा गया है कि बहुत से लोगों से फीस तो कैश में ले ली जाती है, मगर उनको कोई रिसीट नहीं दी जाती। और ये सारे आधार कार्ड सेंटर लोगों का डेटा इकट्ठा करते हैं, क्योंकि रेटिनल स्कैन होता है, फिंगरप्रिंट होते हैं। आगे आने वाले समय में जो ऐसा तबका जिन्हें पता नहीं है कि उनके साथ डिजिटली क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए सरकार ने जनधन योजना के तहत उनका अकाउंट खोला और किसी ने उनका फिंगरप्रिंट या रेटिनल स्कैन या उनके इस तरह के एक्सेस को यूज़ करके उनका पैसा निकाल लिया, या मान लीजिए किसी तरह का कोई स्कैम ऐसा हो जाए, तो ऐसे लोगों के साथ कैसे आप नहीं, देखिए हमारे साथ बहुत सारे एडवोकेट्स की जो साइबर क्राइम में एक्सपर्ट्स हैं, वो एडवोकेट्स भी यहाँ पर आए हुए हैं, अभी आपने देखा होगा। तो हम उन लोगों को उनके द्वारा बहुत सारे अवेयरनेस के कैंप्स चलवाते हैं, जो उन्हें ये बताते हैं कि आपको कहाँ पर जाकर करना है, क्योंकि जो रजिस्टर्ड होते हैं और जहाँ हमारा MKS का लगा होगा वहाँ उनके साथ कोई स्कैम हो ही नहीं सकता, इस बात की गारंटी हम देते हैं। लेकिन ये ऐसा हो रहा है, कुछ आधार कार्ड सेंटर्स में डेटा लिया जा रहा है, पैसे लिए जाते हैं, तो आप उनकी मदद कैसे करेंगे? मेरा सिर्फ इतना सवाल है, उनकी देखिए हमने कहा ना कि हम अपने प्लेटफॉर्म पे हम उसी की जिम्मेदारी ले सकते हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म पे लग रहा है, वहाँ पर किसी के साथ कोई गलत नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।